हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल के बारे में, जो कि एक कॉमन टॉपिक है बॉटनी और जूलॉजी का। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेल होती क्या है, सेल की खोज किसने की थी, सेल थ्योरी के बारे में तथा सेल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका होती क्या है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम इसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। इसे देखने के लिए हमें लेंस या फिर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हम इसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कोशिकाओं में होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोशिकाओं से ही मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। कोशिकाओं से ही मिलकर हमारी बॉडी निर्मित हुई है। जैसे कि मान लेते हैं हमें कोई संरचना बनाना हो, हमें एक ट्रायंगल बनाना हो, तो हम 3 लाइन खींचेंगे। 3 लाइन से मिलके एक संरचना बनती है, जिसे हम नाम क्या देते हैं? ट्रायंगल। अगर बात करें इसकी एक यूनिट के बारे में, तो एक लाइन इसकी एक यूनिट होगी। इसकी एक लाइन एक यूनिट होगी। उसी प्रकार अगर हम शरीर की बात करें, जीवों के शरीर की बात करें, तो वो कोशिकाओं से बनी होती हैं। जिस प्रकार इस ट्रायंगल का एक यूनिट एक लाइन होती है, उसी प्रकार किसी भी जीव के शरीर की एक यूनिट, संरचनात्मक यूनिट कोशिका होती है। अब देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की। बॉटल कॉर्क का ये अध्ययन कर रहे थे। बॉटल कॉर्क की एक पतली सी लेयर को लेकर इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा। उस समय 1590 के आसपास माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था। उस समय के माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर काफ़ी कम थी। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है आवर्धक क्षमता। ये किसी लेंस, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से संबंधित होती है। इसका संबंध होता है, मतलब कोई भी लेंस किसी चीज़ को कितना जूम करके दिखा सकता है, कितना क्लियर करके, किसी चीज़ को कितना बड़ा और कितना क्लियर करके दिखा सकता है। तो उस समय के माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कम थी, काफ़ी कम थी। तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने खुद के द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया था, जो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने एक कॉर्क, बॉटल की कॉर्क की एक पतली सी लेयर रख के उन्होंने देखा, तो उन्हें कुछ संरचनाएं दिखाई दी जो कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार की थी। कैसी संरचनाएं थी? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस प्रकार का होता है, हेक्सागोनल। इन्होंने इसे सेल नाम दिया। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है सिला, उसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ये जो संरचनाएं थी उसमें कुछ खाली जगहें और किनारे किनारे दीवारें दिखाई दे रही थी, जो कि एक छोटे कमरे की तरह दिख रही थी, इसीलिए इन्होंने इसे सेल नाम दिया। जो कॉर्क होता है वो पेड़ के छाल का एक भाग होता है। कॉर्क पेड़ के छाल का एक भाग होता है जो कि डेड अवस्था में होता है। पेड़ का छाल भी डेड होता है और पेड़ के छाल का ही एक भाग होता है कॉर्क, वो भी डेड अवस्था में पाया जाता है। तो इन्होंने डेड सेल्स की खोज की थी। कैसी सेल्स की खोज की? डेड सेल या फिर नॉन लिविंग सेल्स। फिर उसके बाद जीवित सेल की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने की थी 1674 में। इन्होंने 1674 में जीवित सेल्स की खोज की। माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, ये भी बहुत सारी चीज़ों का रख के अध्ययन कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने दांत से खुरचे हुए मैल को स्लाइड पे रख के देखा। दांत में जो गंदगी जम जाती है किसी भी वजह से, ब्रश ना करने की वजह से या किसी भी वजह से जो गंदगी जम जाती है, तो उसी को, मैल को ये खुरच के एक स्लाइड पे रख के इन्होंने देखा, तो उन्हें कुछ गोल गोल संरचनाएं दिखाई दी। फिर उसके बाद इन्होंने तालाब के पानी का भी अध्ययन किया था। तालाब के पानी का अध्ययन किया तो वहां भी कुछ तैरती हुई संरचनाएं दिखाई दी। अध्ययन करने पे इन्होंने पाया कि ये सब जीवित सेल्स हैं, ये सब जीवित कोशिकाएं हैं। जो उन्होंने दांत के खुरचे हुए मैल में देखा था वो थे बैक्टीरिया, और जो उन्होंने तालाब के पानी में देखा था वो था स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की सेल्स थी। स्पाइरोगायरा एक एल्गी होता है। स्पाइरोगायरा एक एल्गी होता है जो कि पानी में पाया जाता है। ये पानी की सतह से चिपका हुआ नहीं होता, जैसे कि
अगर एक तालाब हो गया तो ये तालाब के ऊपर ये फ्री फ्लोटिंग करता रहता है, ये ऊपर तैरता हुआ रहता है पानी की सतह पे, ये सबस्ट्रेट से चिपका हुआ नहीं होता। तो ये जो सेल्स थी स्पाइरोगायरा की सेल्स उन्हें पानी में दिखाई दी थी। इन्होंने अध्ययन करने पे इन्हें पता चला कि ये सब जीवित सेल्स हैं, जीवित कोशिकाएं हैं। तो जीवित सेल की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी बोलते हैं। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगर क्वेश्चन आता है कि जीवित सेल की खोज किसने की थी तो हम वहाँ पे लिखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद हम देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी को सबसे पहले दत्रोचित नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1824 में, लेकिन उनके सिद्धांत में कुछ कमियां होने के कारण हम उन्हें नहीं पढ़ते। फिर उसके बाद स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने, स्लाइडेन जो थे एक वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, जो स्वान थे वो एक जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी। इन्होंने बताया ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जीव कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। इन्होंने 1839 में अपने सिद्धांत को दिया था। 1839 में इनका सिद्धांत सही था, लेकिन कोशिका की पूरी व्याख्या नहीं कर पाया। इन्होंने ये नहीं बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। अगर हम जीवन की उत्पत्ति को सिद्धांत देखें तो पहले के जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि अगर हम किसी जार में मांस का टुकड़ा रख देते हैं तो वहाँ पे मक्खियों की उत्पत्ति हो जाती है। किसी भी रूम में अगर हम अनाज रख देते हैं तो वहाँ पे चूहों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इनकी थ्योरी ने ये नहीं बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति क्या ऐसे भी संभव हो सकती है। फिर इसी सिद्धांत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके, एक विर्को नामक साइंटिस्ट ने 1858 में अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कोशिकाओं में विभाजन होता है, सेल डिवाइड करती हैं और कोशिका की उत्पत्ति किसी पहले से उपस्थित कोशिका से ही संभव है। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल जो इस पृथ्वी पर पहले से उपस्थित हो, उसी कोशिका के द्वारा दूसरे कोशिका की निर्माण होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सेल्स डिवाइड करती हैं 1 से 2, 2 से 4 बनती हैं। ये पहले सेल की उपस्थिति जो 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनती हैं। तो जो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण पहले से ही उपस्थित किसी सेल से होता है, जिसे हम मदर सेल बोलते हैं, और उससे जो सेल्स का निर्माण होता है, जिन सेल्स का निर्माण होता है, हम उसे डॉटर सेल भी बोलते हैं। इन दोनों के सिद्धांतों को जो विर्को ने सिद्धांत दिया था उसे हम लॉ ऑफ लिनिएज भी बोलते हैं या फिर कोशिका की वंश परंपरा का नियम। इन दोनों सिद्धांतों को मिला के सेल थ्योरी दी गई है, जिसमें 3 बातें कही गई हैं। वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। सभी जीव कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। इसमें दूसरा है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स होती हैं वो किसी भी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती हैं। फिर उसके बाद है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी सेल्स जो होती हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती हैं या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से इनका निर्माण संभव है। अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था या सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो हम वहाँ पे स्लाइडेन और स्वान का नाम लिखते हैं, न कि दत्रोचित का। जो जीव होते हैं, कोई भी जीव अपने जीवन की शुरुआत एक सेल से करता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो। सभी जीव अपने जीवन की शुरुआत एक सेल से करते हैं। फिर एक सेल डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स बनाती है। जैसे कि एक ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे होती है, एक स्पर्म और ओवम मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। स्पर्म और ओवम मिलके जाइगोट बनाते हैं और यही जाइगोट डिवाइड हो के सेल्स बनाता है। बहुत सारी सेल्स बनाएगा, अपनी संख्या बढ़ाता है। सेल्स से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से ऑर्गन का, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी का निर्माण होता है। तो जो इंसानों की या फिर अगर हम बात करें ह्यूमंस की या फिर प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो सबकी उत्पत्ति ऐसे ही होती है, एक सेल से होती है। कुछ जीव होते हैं जो अपना जीवन एक ही सेल में बिताते हैं, हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये कोशिका से जो बने हुए जीव होते हैं हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट और भी बहुत सारे प्रोटोजोअन्स हैं, जैसे कि
यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। बैक्टीरिया जो होता है वो जीवों में बीमारी को फैलाने का काम करता है, डिजीजेस कॉज करता है। जो ईस्ट होता है हम इसे खाने में यूज करते हैं, बेकरी में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है खमीर के लिए। फिर उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो जीव होते हैं जिनकी बॉडी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जो भी जीव होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। सेल्स दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक और एक होती हैं यूकैरियोटिक। इनके बारे में हम डिटेल से किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक में हम सभी जीव, इन बैक्टीरियाज को छोड़ के हम सभी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं सेल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, इस पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटी सेल, इस पृथ्वी पर। अब उसके बाद हम देखते हैं सेल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल, इस पृथ्वी पर उपस्थित और अभी तक ज्ञात सबसे छोटी सेल। सेल जो होती है उसका आकार कई प्रकार का हो सकता है, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ लंबी, कुछ का शेप अलग अलग होता है। तो उसके आधार पे अभी तक ज्ञात और पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटी सेल जो होती है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को भी हम हिंदी में माइकोप्लाज्मा ही बोलते हैं। फिर बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? वो होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। हम बात करें ह्यूमंस में, ये तो हो गया पूरी पृथ्वी पर। अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म, जो कि मेल्स में पाई जाती हैं। और बिगेस्ट सेल, ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल जो होती है वो होती है ओवम, जो कि फीमेल्स के ओवरी में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो सबसे लंबी सेल जो होती है वो होती है न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन्स। ये सबसे लंबी सेल होती है। कुछ बच्चे बिगेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों में आप कोई डिफरेंस देख पा रहे हैं? इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो सेल है वो हाइट में लंबी है, ये हाइट में लंबी है तो इसे हम लार्जेस्ट बोलेंगे। ये जो सेल है वो आकार में बड़ी है तो हम इसे बिगेस्ट सेल बोलेंगे। न्यूरॉन की एक खास बात होती है, या तंत्रिका कोशिकाओं की एक खास बात होती है कि ये कभी भी डिवाइड नहीं होती। अगर हमें कहीं पे, हमारे बॉडी पे अगर कहीं चोट लग जाती है तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाती हैं सेल्स। लेकिन अगर तंत्रिका कोशिकाओं पे या फिर न्यूरॉन्स को चोट लगती है, वो किसी भी प्रकार से इंजर्ड होते हैं, तो वो फिर डेड कर जाते हैं। वो कोशिकाएं डिवाइड नहीं कर सकती या फिर वो रिकवर नहीं हो पाती। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 75 to 100 बिलियन सेल्स पाई जाती हैं। 75 to 100 खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा तो उसका आकार बहुत छोटा होता है तो उसमें सेल्स भी कम होती होंगी, है ना, सेल्स भी कम होती होंगी। तो मान लेते हैं एक बच्चे में 50 लाख सेल्स उपस्थित होती हैं जब वो पैदा होता है। ये कोई आंकड़ा नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। एक छोटे बच्चे में लगभग 50 लाख सेल्स हैं जब वो, उसका जन्म होता है, जब वो इन्फेंट होता है, जब वो छोटा बेबी होता है। उसमें मान लेते हैं कि 20 लाख सेल्स न्यूरॉन्स थे, 20 लाख न्यूरॉन्स या फिर तंत्रिका कोशिकाएं थी। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें लगभग 75 to 100 बिलियन सेल्स आ जाती हैं। ये संख्याएं बढ़ के कितनी हो जाती हैं? ये कोशिकाएं अपने आप को डिवाइड करके 75 to 100 बिलियन सेल्स बना लेती हैं, उतनी कोशिकाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होते। तो ये कैसे अपने आप को एक छोटे से बच्चे से लेके एक बड़े से बच्चे में अपने आप को कैसे एडजस्ट करती हैं? ये सेल्स जो होती हैं इनका स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। कुछ इस प्रकार की ये कोशिकाएं होती हैं। ये क्या काम करते हैं? जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने आकार को खींच के लंबा कर लेते हैं, अपनी लंबाई को खींच के बढ़ा लेते हैं। छोटा बच्चा होता है तो इनकी लंबाई छोटी होती है, जब वो बड़ा होता है तो ये खींच के लंबी हो जाती हैं। बच्चे के हिसाब से अपनी लेंथ को ये एडजस्ट कर लेती हैं। फिर उसके बाद है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटो का अर्थ होता है सेल, साइटो का अर्थ होता है सेल, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन या फिर स्टडी।
कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, या फिर कोशिका की विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इस वीडियो में हमने सेल के बारे में देखा, सेल के डेफिनेशन के बारे में। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, जो कि डेड सेल्स थी। फिर एंटोनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा 1674 में जीवित सेल्स की खोज की गई थी। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी को सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान ने दिया था 1839 में। उन्होंने बताया ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर उसके बाद इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए विर्को ने अपना एक सिद्धांत दिया था ऑमनी सेलुला ई सेलुला, जिसे हम लॉ ऑफ लिनिएज या फिर कोसा की वंश परंपरा का नियम भी बोलते हैं। इन दोनों सिद्धांतों को मिला के एक सेल थियरी दी गई है, जिसमें 3 बातें कही गई हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। फिर उसके बाद था सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद हमने देखा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। वो जीव जिनकी शरीर एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, हम उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। फिर उसके बाद जो जीव कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, हम उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसके जगह पे न्यूक्लियॉइड पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कुछ फैक्ट्स के बारे में। सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच एक शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी सेल इंसानों में ह्यूमंस में स्पर्म, सबसे बड़ी सेल ओवम, सबसे लंबी सेल न्यूरॉन, और लगभग 75 to 100 बिलियन सेल्स एक वयस्क मनुष्य में पाया जाता है। और कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।